हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर। तो आज हम देख रहे हैं जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू यूनिवर्सिटी में एमए हिंदी जो एमए हिंदी द्वितीय वर्ष के तीसरे सेमेस्टर में लगे हुए जो प्रश्न पत्र है उनमें से हम देख रहे हैं मुख्य रूप से विद्यापति। विद्यापति की देखिए विद्यापति हैं उनकी हमें कीर्ति लता है उसका अध्ययन करना है। तो कीर्ति लता है उसमें हमें द्वितीय पल्लव का अध्ययन करना है। तो हम आज देख रहे हैं जो विद्यापति है, विद्यापति के अंतर्गत देखेंगे विद्यापति का परिचय, विद्यापति की कृतित्व और रचनाएँ और विद्यापति के संबंध में आलोचकों के मत और उससे संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, विद्यापति की रचनाओं से संबंधित जो हैं महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। और देखिए विद्यापति के ऊपर जो भी प्रश्न बने हैं अब तक मैं आपको वो भी प्रश्न इस क्लास में कराने वाला हूँ। तो मित्रों, अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की हर एक नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। मित्रों, इसी क्लास को अब विद्यापति के संबंध में हम देखिए एमए बीएचयू हिंदी है, जो आपका एमए हिंदी के तीसरे सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। और ये क्लास रहेगी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट और सीयूईटी पीजी, इन सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो मित्रों, आप चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, ठीक? और क्लास को शेयर कीजिए, अपने मित्रों से भी साझा कीजिए जो कि इस क्लास का वो भी अपना लाभ उठा सकें। चलिए मित्रों, क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए ये है विद्यापति और विद्यापति का युग। हम देखेंगे इस क्लास में विद्यापति और विद्यापति का युग क्या रहा है, उनसे रचनाएँ क्या-क्या हैं उनकी, उसके रचना कृतित्व क्या है उनका और आलोचकों के मत क्या-क्या हैं। इस संबंध पे उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ क्या हैं और आज तक जितने भी प्रश्न बने हुए हैं उन प्रश्नों पे भी हम चर्चा करेंगे। ये देखिए विद्यापति हैं कुछ इस प्रकार के हमें दिखाई देती हैं कवि विद्यापति, जिन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो अब हम अध्ययन करने वाले हैं विद्यापति का। ये ठीक, ये है मेरे जो नोट्स हैं उन नोट्सों से भी पढ़ाऊँगा आपका। और मैंने और भी बुक हैं जिनका सहारा लिया है, आपको उन बुकों के आधार पर आपको ऑथेंटिक जानकारी के साथ आपको पढ़ाने की प्रयास करना हूँ, ठीक है? तो आज देखिए ये चल रहा है विद्यापति का जो सेशन है, ठीक है? अब देखिए सबसे पहले हम जानकारी के इस पे देखते हैं तो हमें हैं वो हैं आपके विद्यापति। विद्यापति के संबंध में देखिए सबसे पहले इनका जन्म और जो इनका समय है वो क्या रहा है। देखिए जन्म की बात करें विद्यापति के, तो विद्यापति का जन्म रहता है 1350 ईस्वी और इनका जन्म हुआ था बिहार के दरभंगा जिला है और उस गाँव में उसका एक गाँव है वहाँ पे है वेस्पी, क्या है? विस्पी, वहाँ पे विद्यापति का जन्म होता है। क्या विद्यापति हैं? विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में और बिहार दरभंगा जिला सिपी, क्या है? विस्पी, यहाँ पे इनका जन्म होता है। निधन की बात करते हैं, इनका निधन हो जाता है 1460 ईस्वी में, ठीक है? निधन हो जाता है 1460 ईस्वी में। और देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति का समय है वो है जो समय है वो है 1360 ईस्वी से 1448 ईस्वी। ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति का समय माना है। 1360 से 1448 ईस्वी, ये डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति का समय है। चलिए आगे महत्वपूर्ण बातों पे और हम चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, अब देखें इनके अगर पिता की बात करें, जो विद्यापति हैं, विद्यापति के पिता का नाम है गणपति ठाकुर। कौन है? इनके पिता का नाम है गणपति ठाकुर और इन्होंने योगेश्वर, क्या है? इन्होंने योगेश्वर की उपाधि प्राप्त है। देखिए जो विद्यापति हैं, विद्यापति के पिताजी हैं कौन? गणपति ठाकुर और इन्होंने क्या योगेश्वर की उपाधि प्राप्त थी। जो हैं, जो पिता ये विद्यापति के पिताजी हैं, इनको योगेश्वर की उपाधि प्राप्त थी, ये आपको ध्यान देना है। और देखिए इसमें देखिए अगर विद्यापति हैं उनके गुरु की बात करें तो गुरु कौन है? गुरु हैं पंडित हरि मिश्र। विद्यापति के गुरु हैं पंडित हरि मिश्र। और देखिए डॉक्टर गण जो देखिए ठाकुर जो हैं आपके विद्यापति हैं, विद्यापति के पिताजी हैं गणपति ठाकुर। इनकी एक रचना मिलती है हमें गंगा भक्ति तरंगिनी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है आदिकाल के संबंध में देखा जाए तो। क्या है? गंगा भक्ति तरंगिनी, ये है गणपति ठाकुर की ये रचना है और गणपति ठाकुर विद्यापति के पिताजी हैं, ये आप ध्यान देना है, ठीक है? अब देखिए जो विद्यापति हैं इनका आश्रयदाता जो राजा था वो इन्होंने किन के यहाँ इन्होंने आश्रय ग्रहण किया था और जहाँ एक राज दरबार कवि रहे हैं। कौन? विद्यापति। तो आश्रयदाता किस-किस के रहे हैं? ये रहे राजा शिव सिंह के और ये कीर्ति सिंह के। 2 राजाओं के यहाँ इन्होंने आश्रय प्राप्त किया, वहाँ पे रहे ये कौन? देखिए एक राजा शिव सिंह और वह कौन दूसरे राजा हैं कीर्ति सिंह, ठीक है? इन्होंने ये विद्यापति ने 2 राजाओं का आश्रय ग्रहण किया। तो आगे देखिए अगर विद्यापति के उपनामों की बात करते हैं हम, विद्यापति के किन-किन नामों से उन्हें सुसज्जित किया गया है और किन-किन नामों से उनको मतलब कि उपनाम हैं उनके उपाधियों से बोला गया है। तो हम देखें विद्यापति हैं, इनको देखिए पहले मैथिल कोकिल कहा जाता है।
क्या है, मैथिल कोकिल कहा जाता है। ये मैथिल कोकिल नाम है मिथिला के विद्वानों के द्वारा लिखा गया है या दिया गया है। ठीक है? और देखिए यहाँ पे हम विद्यापति की पदावली, एक इनका विद्यापति की पदावली के नाम से एक इनकी पुस्तक है, जो कि विद्यापति की पदावली की भूमिका में राम वृक्ष वेणुपुरी ने लिखा है। वो क्या लिखते हैं राम वृक्ष की वेणुपुरी में? वो लिखते हैं, देखिए, भाषा की मिठास और कोमलता की दृष्टि से विद्यापति का कोई प्रतिद्वंदी हिंदी साहित्य में नहीं है। ये लिखते हैं राम वृक्ष वेणुपुरी, लिखते हैं किसमें? विद्यापति की पदावली इस रचना में लिखते हैं, भाषा की मिठास और कोमलता की दृष्टि से विद्यापति का कोई प्रतिद्वंदी हिंदी साहित्य में नहीं है। ये रामवृक्ष वेणुपुरी का कथन है। अब देखते हैं विद्यापति के जो उपनाम हैं। देखिए, मैथिल कोकिल इनको विद्यापति को कहा जाता है क्योंकि मिथिला में, जो मैथिली में इन्होंने अपनी पदावली लिखी है, तो वहाँ पे क्या है, इन्हें मिथिला के विद्वानों द्वारा इनको मैथिल कोकिल कहा गया। और देखिए, दूसरा नाम कहा जाता है, दूसरे नाम से इन्हें जाना जाता है पंचानन। क्या है? पंचानन के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को पंचानन के नाम से उन्होंने बोला है, उनको नाम दिया है। और देखिए, पंचदेवोपासक, इनको विद्यापति को पंचदेवोपासक भी बोला जाता है। और ये पंचदेवोपासक कहा गया है हरप्रसाद शास्त्री ने। हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक नाम दिया है। अब देखिए, जातीय कवि भी कहा गया है इनको, जातीय कवि और अपरूप का कवि। देखिए, दो नाम हैं इनके, जातीय कवि और अपरूप का कवि। ये दोनों ही नाम डॉक्टर बच्चन सिंह ने नाम दिए हैं। किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने जातीय कवि और अपरूप का कवि कहा है। किसको? विद्यापति को डॉक्टर बच्चन सिंह ने। जातीय कवि और अपरूप का कवि डॉक्टर बच्चन सिंह। अब इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। क्या? अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। और ये शिव सिंह सेंगर ने नाम दिया है इनको। किसने? शिव सिंह सेंगर ने नाम दिया है ये अभिनव जयदेव। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभिनव जयदेव विद्यापति को किसने नाम दिया है? तो वो दिया है शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है, आगे देखें। और इनको एक नाम से और जाना जाता है, वो है इनका कुछ कवि। कुछ कवि जो नाम है इनको बाबूराम सक्सेना ने दिया। किसने? बाबूराम सक्सेना ने विद्यापति को कुछ नाम दिया। और देखिए, कुछ कवि कहा है इन्होंने। और हरप्रसाद शास्त्री ने भी विद्यापति को कुछ कवि कहा है। क्या कहा है विद्यापति को? कुछ कवि। दो लोगों ने कहा है, बाबूराम सक्सेना और हरप्रसाद शास्त्री, इन दोनों ने विद्यापति को कुछ कवि कहा है। अब देखें हम, देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के। जो वर्मा हैं, उन्होंने विद्यापति को 16 उपाधियों का उल्लेख किया है। जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, उन्होंने अपना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जब लिखते हैं 1938 में, तो वहाँ पे विद्यापति का जब जिक्र करते हैं, तो उन्होंने जब विद्यापति की 16 उपाधियों का उल्लेख किया है अपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में। तो लिखते हैं, उनको देखिए 16 उपाधि क्या क्या हैं वो। पहली उपाधि देखिए अभिनव जयदेव, फिर है क्या है, ये आगे है दशवधान, फिर है आपके कवि शेखर, फिर है कंठहार और सुकवि और नव कवि शेखर, सरस कवि, खिलन कवि, कवि, कविवर, सुकवि, सुकवि कंठार और महाराज पंडित, राज पंडित और कवि रत्न, कवि कंठाहार और एक कवि और हैं कवि रंजन। ये इस तरह से इनको 16 उपाधियों से डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में इन 16 उपाधियों का विद्यापति का जिक्र किया है। तो आपको ये अब नाम ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये उपाधि भी हैं और उनके उपनाम भी हैं। कितने? 16 नाम हैं। और किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में इनको वहाँ पे उपाधियों का उल्लेख किया है। ठीक है, अब देखते हैं हम विद्यापति के संदर्भ में आलोचकों के मत क्या हैं। देखिए, विद्यापति के संदर्भ में आलोचकों के मत। अब देखिए जो विद्यापति हैं श्रृंगारिक कवि हैं। देखिए, जो विद्यापति हैं श्रृंगारिक कवि हैं, ये किन किन लोगों का मानना है, तो हम ये देखेंगे। ये देखिए, जो विद्यापति हैं श्रृंगारिक कवि हैं, ये एक तरह से सर्वमान्य मत भी है, क्योंकि है ही हैं ये असल में। देखिए, श्रृंगारिक कवि कौन कौन से आलोचक हैं, आचार्य हैं, वो कौन कौन मानता है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल हैं, इनको श्रृंगारिक कवि मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, ये भी श्रृंगारिक कवि मानते हैं। और डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री हैं, ये भी श्रृंगारिक कवि मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह, ये भी श्रृंगारिक कवि मानते हैं। और डॉक्टर राम वृक्ष वेणुपुरी, ये भी इनको श्रृंगारिक कवि मानते हैं विद्यापति को। और देखिए, सुभद्रा झा, एक सुभद्रा झा हैं आचार्य, वो भी विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आती है बात किसकी। अब देखिए, भक्त कवि मानने वाले विद्वान। अब देखिए, विद्यापति को भक्त कवि किस किस आचार्य ने माना है, वो भी देखिए। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। वहीं पे बाबू श्याम सुंदर दास हैं, वो भी इनको भक्त कवि मानते हैं। और ब्रजनंदन सहाय, एक हैं ब्रजनंदन सहाय,
ये भी हैं भक्त कवि मानते हैं विद्यापति को। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास और ब्रजनंदन सहाय, ये तीनों आचार्य हैं, ये विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। ठीक है, अब देखिए रहस्यवादी कवि मानने वाले, अब देखिए विद्यापति को रहस्यवादी कवि किस किस आचार्य ने माना है ये भी जान लीजिए। देखिए हम रहस्यवादी कवि की बात करते हैं, विद्यापति को कहने के आचार्य वो हैं, देखिए ग्रियर्सन हैं और जनार्दन मिश्र हैं, नागेंद्र हैं और देखिए इसमें ग्रियर्सन है, जनार्दन मिश्र हैं, और ये है नागेंद्र नाथ गुप्त हैं और कुमार स्वामी, ये 4 आचार्य हैं। इन्होंने विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है। क्या माना है? रहस्यवादी कवि माना है। किस किसने? ग्रियर्सन ने, ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र, नागेंद्र नाथ गुप्त और कुमार स्वामी, इन 4 आचार्यों ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं विद्यापति की रचनाओं के संदर्भ में। विद्यापति की रचना के हम 3 तरीके से देख सकते हैं, 3 रूप में, क्योंकि उनकी जो भाषा है वहाँ हमें 3 रूप दिखाई देते हैं विद्यापति की भाषा के। क्या-क्या हैं? पहले तो संस्कृत आचार्य के रूप में दिखाई देते हैं विद्यापति हमको, फिर एक मैथिल यानी इनको मैथिल कोकिल यानी मैथिली भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया है भरपूर, तो मैथिल कोकिल के कवि में मैथिली में इन्होंने रचना लिखी हैं। और एक है अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप जो अवहट्ट के नाम से जाना जाता है, उस भाषा में भी इन्होंने विद्यापति ने अपनी लेखनी चलाई है। तो देखिए हम संस्कृत में पहले विद्यापति की रचनाओं को नाम देख लेते हैं, क्या-क्या इनकी विद्यापति की संस्कृत में रचनाएँ हैं। देखिए विद्यापति की संस्कृत में लिखी हुई रचनाएँ हैं, वो है शैव सर्वस्व सार। क्या है? शैव, पहली रचना है शैव सर्वस्व सार, दूसरी है गंगा वाक्यावली, तीसरी है इनकी दुर्गा भक्ति तरंगिनी, आगे है भू परिक्रमा, आगे है इनकी दान वाक्यावली और अगली है पुरुष परीक्षा और एक और है विभाग सार। क्या है? विभाग सार। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, जो पुरुष परीक्षा है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, भू परिक्रमा और गंगा वाक्यावली वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। और देखिए इसमें संस्कृत में लिखी हुई जो विद्यापति की रचनाएं, एक है लिखनावली वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और लिखनावली ये संस्कृत में लिखी हुई रचना है विद्यापति की। एक है गया पत्र लक, ये गया पत्र लक वर्ण कृत्य। क्या है? गया पत्र लक वर्ण कृत्य, ये भी रचना है संस्कृत में। अब देखिए विद्यापति की लिखी हुई, अब देखिए मैथिली भाषा में कौन सी रचना है, वो है विद्यापति की मैथिली भाषा में है पदावली। क्या है? पदावली। ये जो पदावली है इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम रूप का वर्णन किया गया है। किसका? राधा और कृष्ण के 387 पदों में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है, कैसे? श्रृंगारिक रूप में। ठीक है, और इसका जो पदावली है विद्यापति की रचना पदावली, इसका समय है 1380 ईस्वी। 1380 ईस्वी में विद्यापति ने इस पदावली की रचना की। ठीक है, अब देखिए अवहट्ट भाषा में लिखी हुई विद्यापति की रचनाएं, वो हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका। देखिए कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये 2 रचनाएं हैं विद्यापति की, जो कि अवहट्ट भाषा में लिखी हुई हैं। और देखिए जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दोनों ही रचना 1403 ईस्वी में लिखी गई हैं। कब? 1403 ईस्वी में लिखी गई हैं, ये विद्यापति की हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं संस्कृत। देखिए संस्कृत संस्कृत, प्राकृत और मैथिल मिश्रित रचनाएं कौन कौन सी हैं विद्यापति की। देखिए ऐसी विद्यापति हैं जो विद्यापति ने उनमें भी लेखनी चलाई है, जहाँ पर संस्कृत और प्राकृत और मैथिल इन तीनों भाषाओं का मिश्रण उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। जैसे कि इनका एक नाटक है, वह है गोरक्ष विजय। क्या है? गोरक्ष विजय। इसमें नाटक है, इसमें संस्कृत, प्राकृत और मैथिल इन तीनों भाषाओं का समावेश है। और आगे है रुक्मणी परिणय। क्या है? रुक्मणी परिणय। अगला है ये है पराजित हरण। पराजित हरण। देखिए गोरक्ष विजय, रुक्मणी परिणय और पराजित हरण, ये तीनों ही नाटक हैं, और ये संस्कृत, प्राकृत, मैथिली इन तीनों भाषाओं का इन नाटकों में क्या है? समावेश है। तो इसलिए इनको देखिए संस्कृत आचार्य भी कहते हैं, संस्कृत भी भाषा रही है इनकी, प्राकृत भी भाषा रही है और मैथिली भी भाषा रही है। और इनकी प्राकृत में बोले तो जिसमें अप्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप है, वो है अवहट्ट। तो इनकी एक पंक्ति मिलती है हमें, देसिल बैना सब जन मिट्ठा ते सही जम्पऊ अवहट्ठा। तो यहाँ पे अवहट्ट भाषा भी इनकी हमें देखने को मिलती है। तो अब देखते हैं विद्यापति हैं, विद्यापति के संबंध में विद्वानों के मत क्या हैं, विद्वानों के आलोचकों के कथन क्या हैं। सबसे पहले देखेंगे हम विद्यापति के संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह विद्यापति के संदर्भ में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वो कहते हैं विद्यापति कीर्तिलता में सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते हैं, तो पदावली में उन्हें तोड़ते हैं। देखिए ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। कहते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, विद्यापति कीर्तिलता में सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते हैं, तो पदावली में उन्हें तोड़ते हैं। ऐसा डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का, वो है, लिखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, एक और वे अपभ्रंश या अवहट्ट में लिख रहे हैं,
देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं, एक ओर वे अपभ्रंश या अवहट्ठ में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में। इससे पता चलता है कि 14वीं शताब्दी के अंत तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषाएं ले चुकी थी। जो अपभ्रंश का स्थान देश भाषाएं ले चुकी थीं, देश भाषा में लिखी पहली रचना विद्यापति की पदावली ही है। अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति ही ठहरते हैं। तो इस प्रकार देखें तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का पहला कवि विद्यापति को माना है। ये भी एक इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए विद्यापति को हिंदी का पहला कवि मानने वाले आचार्य हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। तो वो लिखते हैं, एक ओर वे अपभ्रंश या अवहट्ठ में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में। इससे पता चलता है कि 14वीं शताब्दी के अंत तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषाएं ले चुकी थीं। देश भाषा में लिखी पहली रचना विद्यापति की पदावली ही है और अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति ही ठहरते हैं। ये विद्यापति के संबंध में कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अब देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह का ये वाला मत देखिए, एक और मत कहते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना खुजराहो के मंदिर के उसे आध्यात्मिक कहना खुजराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। ये किसका है? ये भी डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। कहते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है और उसे आध्यात्मिक कहना खुजराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है विद्यापति के संबंध में। अब देखिए विद्यापति के संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह और लिखते हैं, क्या कहते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह का फिर और कथन है, कहते हैं मैथिली की मिठास लोक धुनों का समावेश, मैथिली की मिठास लोक धुनों का समावेश और तन्मयभूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है, कल भी रहेगी। नागर अभिरुचि के बावजूद विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, साहस है, सौंदर्य उपभोग ललक है, रूपक दर्शन की अतृप्त प्यास है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। क्या कहते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह? मैथिली की मिठास लोक धुनों का समावेश तन्मयभूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है, कल भी रहेगी। नागर अभिरुचि के बावजूद विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, साहस है, सौंदर्य उपभोग ललक है, रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अब देखिए अगला कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का ही है। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह देखिए विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और न भक्तों की तरह दिव्य, वे अपरूप के कवि हैं। तो इसलिए मैंने आपको पीछे भी बताया डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप का कवि कहा है। क्या? अपरूप का कवि कहते हैं विद्यापति को डॉक्टर बच्चन सिंह। तो देखिए तो डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और न भक्तों की तरह दिव्य, वे अपरूप के कवि हैं। ये कहना है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अब देखिए अब आते हैं बाबा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के अनुकरण पर शायद ही की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। ये ठीक है। तो विद्यापति के संबंध में लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगारिक के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के अनुकरण पर शायद ही की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। ये कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक और कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, लिखते हैं कि जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाई वह पदावली है। देखिए जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह पदावली है। ये रामचंद्र का शुक्ल का कथन है। ठीक है। अब एक ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि हैं। देखिए सिद्ध वाक कवि कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि हैं। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है। अब देखिए आगे कथन की बात करते हैं। अगला कथन है विद्यापति के संदर्भ में, वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखते हैं विद्यापति का संसार ही दूसरा है, वहाँ सदैव कोकिलाएं ही कूंजन करती हैं।
कोकिला ही कूंजन करती हैं, फूल खिला करते हैं, पर उनमें कांटे नहीं होते। राधा रात भर जगा करती है, उसके नेत्रों में ही रात समा जाती है। शरीर में सौंदर्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का विद्यापति के बारे में। कहते हैं, क्या डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखते हैं, विद्यापति का संसार ही दूसरा है। वहाँ सदैव कोकिलाएं ही कूंजन करती हैं, फूल खिला करते हैं, पर उनमें कांटे नहीं होती। राधा रात भर जगा करती है, उसके नेत्रों में रात समा जाती है। शरीर में सौंदर्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है विद्यापति के संदर्भ में। अब देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखते हैं, विद्यापति के बाह्य संसार में भगवद भजन कहाँ, नए नयः संधि के नयः संधि में ईश्वर संधि कहाँ, सद्यः स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। ये कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। क्या है? लिखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, नया संधि में ईश्वर संधि कहाँ, सद्य स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है। अब देखिए, अब आते हैं डॉक्टर बाबू गुलाब राय। डॉक्टर बाबू गुलाब राय का कथन है, डॉक्टर बाबू गुलाब राय ने लिखा है कि विद्यापति में भक्ति भावना थी, किंतु उस पर श्रृंगार भावना ने विजय पाली थी। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लोटपोट हो जाते हैं। देखिए, चैतन्य महाप्रभु क्या मूर्छित यानी लोटपोट हो जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर बाबू गुलाब राय लिखते हैं। डॉक्टर बाबू गुलाब राय लिखते हैं विद्यापति के संबंध में कि विद्यापति में भक्ति भावना थी, किंतु उस पर श्रृंगार भावना ने विजय पाली थी। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लोटपोट हो जाते हैं। ये डॉक्टर बाबू गुलाब राय का कथन है विद्यापति के बारे में। अब देखिए, विद्यापति के बारे में विशिष्ट तथ्य देखते हैं। वो हैं, देखिए, कीर्तिलता में तिरहुत के शासक देखिए कीर्तिलता में तिरहुत के शासक कीर्ति सिंह की वीरता एवं उदारता का वर्णन है। इसमें जो कीर्तिलता है उसमें तिरहुत के शासक कीर्ति सिंह की वीरता एवं उनकी उदारता का वर्णन है इसमें। और देखिए, कीर्तिलता में जौनपुर का भी वर्णन मिलता है। कीर्तिलता को आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद कहा है। किसने? आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति की रचना कीर्तिलता को क्या कहा है? भृंग भृंगी संवाद कहा है। ठीक है। और देखिए, आगे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है कीर्तिलता में शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का वर्णन है। देखिए, कीर्ति पताका है और कीर्तिलता है। कीर्तिलता में तो राजा कीर्ति सिंह का वर्णन है और कीर्ति पताका में है शिव सिंह की वीरता का वर्णन। देखिए, इन्होंने विद्यापति ने दो आश्रयदाता राजाओं का आश्रय लिया था, एक तो शिव सिंह का और एक कीर्ति सिंह का। तो कीर्ति पताका में तो शिव सिंह का वर्णन है और कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का वर्णन है। ठीक है। तो कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का वर्णन है। ठीक है। अब विद्यापति ने भगवान शिव की स्तुति में जिन पदों की रचना की, उन पदों को नचारी कहा गया है। क्या? देखिए, विद्यापति ने भगवान शिव की स्तुति की, उन पदों की रचना की, उन पदों को नचारी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, कीर्तिलता में 4 अध्याय हैं। क्या है? कीर्तिलता है, उसमें 4 अध्याय हैं। उन अध्यायों को पल्लव कहा गया है। क्या? पल्लव कहा गया है। ठीक है। और मैं खास तौर से बता दूं आपको, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमए हिंदी के द्वितीय वर्ष में जो तीसरे सेमेस्टर में आपका एक प्रश्न पत्र लगा है, वहाँ पे हमें कीर्तिलता इस पुस्तक में द्वितीय पल्लव है उसका अध्ययन करना है। ठीक है। इस पर जल्द ही आगे क्लासें आएंगी आपके लिए। तो चलिए आगे देखें, हम आगे हैं विद्यापति के संबंध में और महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। देखिए, विद्यापति हैं। विद्यापति का देखिए समय सीमा में मतभेद है, क्योंकि विद्यापति का जो समय है मुख्य रूप से जो सर्वमान्य है वही है जो कि 1350 से लेके 1460 के संबंध में जो बीच में इनका समय रहा है वो विद्यापति का समय माना जाता है। तो विद्यापति का जो समय की बात करें, हमें पता ही है, यहाँ पे देखिए सबका मान्यता अलग अलग है। यहाँ पे सामान्यता 1360 से 1450 है। तो ये पंडित हरि मिश्र के शिष्य थे। देखिए, ये हरि मिश्र हैं, ये विद्यापति के गुरु हैं। विद्यापति के गुरु की बात करें तो वो कौन है? वो है आपके हरि मिश्र यानी पंडित हरि मिश्र। ठीक है। अब देखें, अब बिस्फी गांव यानी बिस्फी गांव दरभंगा जिला के
थे। विद्यापति कहाँ के थे? बिस्फी गाँव दरभंगा जिला के थे और तिरहुत के राज दरबार से जुड़े थे। ठीक है, तिरहुत के राज दरबार से विद्यापति जुड़े हुए थे। और विद्यापति के संदर्भ में विशेष तथ्यों की बात करें, वो देखिए यहाँ पे, इन्होंने 3 भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना की। देखिए विद्यापति ने 3 भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना की। देखिए संस्कृत में और अभट्ट में और मैथिली भाषा में। देखिए हम बात करते हैं पहले संस्कृत ग्रंथों की, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसलिए देखिए शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार और लिखनावली, गयापत्तलक वर्ण कृत्य, ये इस तरह से ये थी संस्कृत रचनाएं। अब देखिए अभट्ट में इन्होंने 2 रचनाएं लिखी हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। कीर्तिलता में तो राजा कीर्ति सिंह का वर्णन है और कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह का वर्णन है। और देखिए मैथिली में लिखी थी इन्होंने जो रचना लिखी है वो है पदावली और गोरक्ष विजय। जो गोरक्ष विजय है ये एक नाटक है, ठीक है, ध्यान देना है। और पदावली है ये पदों से युक्त पदावली एक रचना है जो कि मैथिल भाषा में लिखी हुई है। आगे देखिए, अब देखें आगे कीर्तिलता के संबंध में देखिए, गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत और पद्य भाग मैथिली में है। देखिए गोरक्ष विजय एक नाटक है, इसका गद्य भाग तो संस्कृत में है और पद्य भाग तो मैथिली में है। ठीक है, अब देखिए कीर्तिलता ऐतिहासिक चरित काव्य है। कीर्तिलता है ऐतिहासिक चरित काव्य है। और विद्यापति पदावली का संपादन, जो विद्यापति पदावली का संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया। ठीक है, जो विद्यापति पदावली है इसका संपादन किसने किया? रामवृक्ष बेनीपुरी ने। और देखिए विद्यापति की पदावली अत्यंत प्रसिद्ध है, यह भक्ति परक रचना है, यह श्रृंगार परक, इसे लेकर विद्वान विभिन्न वर्गों में विभक्त हैं। इसके संदर्भ में उल्लेख्य बिंदु इस प्रकार हैं। देखिए किसको? पदावली को लेके लिखते हैं। अगला बिंदु है इसमें, पदावली में प्रार्थना और नचारी के अंतर्गत पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण की आराधना गीत हैं, अतः बहुत से विद्वान ने इन्हें भक्त कवि माना है। ठीक है, आगे देखिए, मिथिला में इन्हें कोई वैष्णव भक्त कवि नहीं मानता, जबकि बंगाल में मानते हैं। देखिए मिथिला में इनको कोई वैष्णव भक्त कवि नहीं मानता है विद्यापति को, और बंगाल में इनको यानी कृष्ण वैष्णव भक्त कवि मानते हैं। ठीक है, अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के, यानी गीत गोविंद है, जो जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैशव थे, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। ठीक है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये कथन किसका है? हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब देखिए विद्यापति हैं, विद्यापति के संदर्भ में देखिए मैंने बताया जैसे कि श्रृंगारिक और भक्त काव्य और रहस्यवादी काव्य। इस श्रृंगारिक में हर्ष शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी, ये जो आचार्य हैं श्रृंगारिक आचार्य कवि मानते हैं विद्यापति को। और देखिए भक्त कवि कौन कौन मानता है? बाबू ब्रजनंदन सहाय, बाबू श्याम सुंदर दास और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इनको भक्त कवि मानते हैं। और ग्रियेशन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र, ये इनको रहस्यवादी कवि मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए सर्वप्रथम ग्रियेशन ने विद्यापति को रहस्यवादी कहा है। देखिए सबसे पहले विद्यापति को रहस्यवादी कवि कहने वाले कौन हैं? वो हैं ग्रियेशन। ठीक है, ग्रियेशन ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि कहा है। ठीक है, सबसे पहले इनका संबंध शैव संप्रदाय से था। हिंदी में इन्हें कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। किसका? कृष्ण गीति परंपरा का विद्यापति को प्रवर्तक माना जाता है, जबकि हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेवोपासक की उपाधि दी है। पंचदेवोपासक कवि माना है किसने? हरप्रसाद शास्त्री ने। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए आगे देखते हैं हम, आगे है इसमें वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है क्या है? देखिए वो है, देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। क्या है? जातीय कवि कहा है और अपरूप का भी कवि कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को 2 नाम दिए, एक तो जातीय कवि और दूसरा कहा था उपरूप का कवि। ठीक है, अपरूप का कवि। और देखिए निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा है। देखिए जो विद्यापति की जो पदावली है उनके पदों को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उनको नागिन की लहर कहा है। ठीक है, देखिए लिखते हैं निराला ने विद्यापति की पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा है। ठीक है, अब देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। और देखिए विद्यापति को मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव और कवि शेखर के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए यहाँ
कवि कंठाहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन इत्यादि उपाधियों से भी विभूषित किया गया है विद्यापति को। ठीक है। अब देखिए आनंद कुमार स्वामी, कौन? आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। किसने? आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। ये आनंद कुमार स्वामी का कथन है। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए, अब देखते हैं हम विद्यापति है जो उनके संबंध में जो उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। विद्यापति की महत्वपूर्ण पंक्तियां क्या हैं? यहाँ देख रहे हैं हम पंक्तियां। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा ही जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण पंक्तियों की बात करते हैं। वो देखिए पंक्तियों में सबसे पहले आती है, ये विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका से पंक्तियां हैं। देखिए, रज्ज लुब्ध असलान बुद्धि विकम्बले हारल, पास बैसी विश्वास राय गय नेसर मारल, और मारंत राय रणरोल पंडड्डू में इनु हा 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 सद्द हुआ, और सुरा राय नयर नर रमणी बाम नयन पन्नो, क्या है? पन फूरी धुआ। ये देखिए, ये कीर्तिलता के प्रथम पल्लव से पंक्तियां हैं। ठीक है, अब देखिए अगली पंक्ति है। देखिए क्या है? पूरे सत्तेण पूरे सौ नहीं पूरे सौ जम मत्तेन जलदानेन हु जलओ न हु जलओ पुंजियो धूमो। ये पंक्ति है, ये भी विद्यापति की पंक्ति है। अब देखिए अगली पंक्ति है, कतहूँ तुरुक बरकर बार जाए ते बेगार धर धर अनाय धर आनय धर आनय बाभन बरुआ मथा चढ़ावई गाय का चरुआ, हिंदू बोले दूर ही निकार छोटऊ तुरका भबकी स्मार। ये है विद्यापति की पंक्ति। क्या है? कतहूँ तुरुक बरकर बार जाय ते बेगार धर धर आनय भामन बाभन बरुआ मथा चढ़ावई गाय का चरुआ, चरुआ यानी चर्बी, गाय का चर्बी। ठीक है, हिंदू बोले दूर ही निकार छोटऊ तुर्का भबकी मार। ठीक, ये विद्यापति की पंक्ति है। और देखिए कुछ और महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, वो हैं, ये देखिए क्या है? कीर्तिलता कीर्ति पताका से संबंधित ही है। देखिए क्या है? वो है, सक्कय वाणी वहु अन भाई वही, सक्कय वाणी वहु अन भावई पाऊँ रस को मम न पावई। देखिए, सक्कय वाणी वहु अन भावई पाऊँ रस को मम न पावई। ये भी है, किसकी है? ये विद्यापति की पंक्ति है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है ये। क्या है? देसिल व अना सब जन मिठा तम तैसन जम्पऊ अवहट्ठा। ये नेट परीक्षा में भी पूछा गया है। ये जो पंक्ति है पूछी गई है कि देसिल व अना सब जन मिठा तम तैस ही जम्पऊ अवहट्ठा। ये हर एक विद्यार्थी की फेमस पंक्ति, फेवरेट पंक्ति रहती है, विद्यापति की है जो। ठीक है, अब अगली पंक्ति है विद्यापति की, वो है वह, पुरुष कहानी हूँ कहूँ जसु पंथों पुण्य। ठीक है, पुरुष कहानी हूँ कहूँ जसु पंथों वही पुण्य। ये है विद्यापति की पंक्ति। अगली पंक्ति है, जय सुरसा हो सही मम भाषा जो जो बुंझी हो सो करही प्रशंसा। ठीक है, क्या? जय सुरसा हो सही मम भाषा जो बुंझी ही सो करही प्रशंसा। प्रशंसा मतलब प्रशंसा सी है। अब अगली पंक्ति है, बाल चंद्र विद्या बहु भाषा दोही नहीं लग गई दुज्जन हाशा। ये भी पंक्ति है विद्यापति की, में फेमस पंक्ति है। अगली पंक्ति है, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। ये भी विद्यापति की फेमस पंक्ति है। क्या है? जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, महत्वपूर्ण पंक्ति है विद्यापति की। ठीक, आगे हम बात करते हैं। तो आगे हम प्रश्नों की बात करते हैं, विद्यापति के प्रश्नों की। तो देखिए, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता की बात करते हैं। ये जो, आइए मित्रों बताइए, कीर्तिलता है जो किस भाषा में लिखी हुई रचना है? ये प्रश्न है, आपकी नेट परीक्षा में भी पूछा गया है। तो कीर्तिलता है जो लिखी गई है वो अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वो है क्या? हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किस कवि को कहा जाता है? हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? बताइए। चंद्रवरदाई, विद्यापति, पुष्पदंत, जगनिक। किसको कहा जाता है अभिनव जयदेव? वो कहा जाता है विद्यापति को। किसको? विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। वो है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए क्या है प्रश्न, देखिए पहले, ये आपकी नेट परीक्षा में भी पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है, ये सुमेलित करने के लिए है। वो है, देखिए,
इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ हो सुमिलित कीजिए। जैसे कि विजयपाल रासो है, विजयपाल रासो, चर्या गीत और विद्यापति, पदावली और पृथ्वीराज रासो। ये जो रचनाएँ हैं इनकी भाषा क्या-क्या है, इनकी हमको इनको क्या मिलान करना है। देखिए हिंदवी है, अपभ्रंश है, संध्या भाषा है, मैथिली है और ब्रज भाषा है। तो देखिए जो पृथ्वीराज रासो है वो इसकी तो हिंदवी है, ठीक है? और हम देखें पदावली है, जो पदावली की मैथिल है और चर्या गीत है, चर्या गीत की बात करें तो हम चर्या गीत है इसकी संध्या भाषा है और रही आपकी विजयपाल रासो इसकी अपभ्रंश में आएँगे। तो देखें तो इसमें देखिए पहले का दूसरा किसमें है? ये देखिए सी ऑप्शन में पहले का दूसरा है। तो इस तरह से देखिए पहले का दूसरा ये है, चर्या गीत दूसरे का तीसरा संध्या भाषा है चर्या गीत का और चौथे का अगर बात करें सी का विद्यापति की मैथिली है, सही है ये भी और पृथ्वीराज रासो पहले का चौथे का पहला पृथ्वीराज रासो का पहला हिंदवी। तो इस तरह से देखें तो प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, एकवा पहला। तो इस तरह से इनका सीक्वेंस हो जाएगा। तो जो विजयपाल रासो है वो किस भाषा में लिखी गई है? ये अपभ्रंश में है और चर्या गीत है जो एक संध्या भाषा में लिखी गई है और विद्यापति पदावली है ये मैथिल भाषा में लिखी गई है, मैथिली में और पृथ्वीराज रासो है ये हिंदवी भाषा में लिखी गई है, ठीक है? आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगले प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो है किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? देखिए जीव और परमात्मा, देखिए किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को क्या कहा है? जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आनंद कुमार स्वामी, शिव प्रसाद सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी। अब बताइए किसने माना है? वो माना है आनंद कुमार स्वामी ने। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि विद्यापति की पदावली है उसको जीव और परमात्मा का संबंध कौन से आचार्य मानते हैं? वो मानते हैं आनंद कुमार स्वामी, ठीक है? आगे देखिए अगला प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखिए कि रचना की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? देखिए रचना की दृष्टि से जो कृतियाँ हैं उनका सही अनुक्रम क्या होगा? देखिए जैसे कि अब दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश रासक, कीर्तिलता, जो ये रचनाएँ हैं इनका रचना काल की दृष्टि से सही क्रम क्या है? वो देखिए पहले देखिए दोहा कोश है ये कितने में आती है? 769 में आती है। श्रावकाचार है 933 में आती है। संदेश रासक है और कीर्तिलता है, ठीक है? इस तरह से संदेश रासक ये 12 से 13वीं शताब्दी की रचना है। कीर्तिलता 1403 ईस्वी की है। तो क्रम हमारा यही होगा, पहले आएगी दोहा कोश, फिर आएगी श्रावकाचार और संदेश रासक, फिर कीर्तिलता। देखिए दोहा कोश किसकी रचना है? ये है आपकी सरहप्पा की और श्रावकाचार है हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। ये देवसैनी की रचना है और संदेश रासक है ये अब्दुल रहमान की रचना है, संदेश रासक, और कीर्तिलता है जो कि आपके विद्यापति की रचना है, ठीक है? आगे देखते हैं अगला प्रश्न पूछा गया है आपका, ये भी है, देखिए पूरी प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही क्रम क्या है? देखिए विद्यापति हैं और राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार और विद्यापति की जो रचनाएं हैं उनका अनुक्रम क्या है, सही क्रम देखना है हमें। तो इसमें देखें कीर्तिलता, भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा और कीर्ति पताका। तो इस तरह से देखा जाए तो जो विद्यापति की रचनाएं हैं उनका सही क्रम तो कीर्तिलता, भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा और कीर्ति पताका। तो इस प्रश्न का उत्तर पहला ही जो उत्तर प्रश्न का ऑप्शन है वही सही रहेगा, क्योंकि सबसे पहले कीर्तिलता आएगी, फिर भू परिक्रमा, फिर पुरुष परीक्षा और फिर कीर्ति पताका। इस तरह से इनकी रचनाओं का ये क्रम होगा, किसके अनुसार? राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार, ठीक है? तो विद्यापति की पहली रचना क्या आएगी? कीर्तिलता, फिर भू परिक्रमा, फिर पुरुष परीक्षा, फिर आएगी कीर्ति पताका। तो ये हुआ क्रम राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार विद्यापति की रचनाओं का क्रम, ठीक है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए क्या है? ये अभी हमने जो प्रश्न देखा वही प्रश्न है, ठीक है? आगे देखते हैं। तो मित्रों आज ये वाली क्लास हो गई है। तो हमने देखा इसमें क्या, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में जो भी आपके और नेट जेआरएफ, यूजीसी नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जो कि हिंदी से कर रहे हैं विद्यार्थी उनकी तैयारी, तो विद्यापति को पढ़ना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा एक ना एक प्रश्न बनता ही है विद्यापति से। तो विद्यापति से जो प्रश्न बनेगा मुझे लग रहा है इस क्लास से काफ़ी प्रश्न आपके अच्छे से हो जाएंगे। तो विद्यापति से संबंधित जो भी जानकारी मेरे पास थी मैंने आपको सभी पहुँचाने की कोशिश की है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। तो मित्रों अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे मनोबल बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को शेयर और कमेंट कीजिए, बताइए अगली जो क्लास है किस टॉपिक पर होनी चाहिए, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए क्लास लेकर हाजिर होऊंगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, धन्यवाद।